अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अली मुमताज़ आपके साथ एक और वीलॉग के साथ। इससे पहले जो मैंने वीलॉग किया उसमें मैंने बड़ी डिटेल में आपको बताया कि ये साइफ़र केस का जो तहरीरी फ़ैसला आया है 77 पेजेस का, और उसका पोस्टमार्टम आप तक मैंने पहुंचाया, लेकिन 27 मिनट का बड़ा लंबा टाइम है, तो मैं अब उसका एक शॉर्ट वर्जन आपके लिए पेश करना चाह रहा हूं ताकि आपके लिए समझने में आसानी हो और क्विकली वो सारा हम उसको कवर भी कर लें। सबसे पहले तो ये है कि सन 2022 में जब ये साइफ़र का मामला मंजर आम पर आया तो उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली कैटेगोरिकली ये कहा कि इस पर जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। उनकी इस राय को भी मुस्तरद कर दिया गया। फिर इस मामले को वो पार्लियामान में लेकर गए कि वहाँ पर तमाम जो पार्लियामानी लीडर्स हैं वो इन कैमरा ब्रीफिंग उनको दी जाए। वो रखी भी गई इन कैमरा ब्रीफिंग, लेकिन इनमें से कोई आया नहीं, बिकॉज वो नहीं चाहते थे कि उस ब्रीफिंग में वो जाकर इसको ऑथेंटिकेट कर दें, क्योंकि उनके सामने फिर साइफर रख दिया जाना था। और वो उस वक्त यही एक परसेप्शन बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे खुद भी, और अपने कुछ ऐसे जो सहाफ़ती टाउट हैं, बगल बच्चे हैं, उनके ज़रिए ये इंप्रेशन बिल्ड करने की कुछ कर रहे थे कि साइफ़र नामी कोई चीज़ नहीं है, ये झूठ है पीटीआई का, इमरान खान साहब का, और सिर्फ एक झूठा ख़त लहराया गया था वहाँ 27 मार्च सन 2022 के परेड ग्राउंड के जलसे में, और साइफ़र है ही नहीं। तो अब उन लोगों को जो कहते थे कि साइफ़र नहीं है, उनको शर्म के मारे जो है ना कहीं पर जाके डूब मरना चाहिए। और साइफ़र हकीकत थी, और इन कैमरा की भी मैंने आपको तफसील बता दी। मैंने आपको इमरान खान साहब का जो मुतालबा था कि जुडिशल इंक्वायरी हुई उसके हवाले से भी बता दिया। और जहाँ तक बात है मरीम नवाज़ की, तो मरीम नवाज़ को तो या इनकी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग इतनी है कि ये कहती थी कि जी साइफ़र आज के बाद फिर कोई और मुल्क हमें साइफ़र नहीं भेजेगा, हमें साइफ़र फिर नहीं आया करेंगे। उनको ये भी नहीं पता कि ये साइफ़र जो है ये एक एम्बेसी के ज़रिए पाकिस्तानी फ़ॉरेन ऑफिस को आता है, उनको इतना भी नहीं पता। बहरहाल इस पूरे साइफ़र में जो केस में फ़ैसला सुनाया गया है, इसमें एक बात तो मैं आपको शुरू में बता दूं कि जज अबू अल असनाद ज़ुल्करनैन साहब ने एक ही बात को बार बार दोहराई गए। जिस तरह बंदा बड़ा जोर नहीं लगा रहा होता, एक बात को एक केस बिल्ड करने की कोशिश कर रहा होता है, वो कोशिश की गई है जज साहब की तरफ से, और उसमें वो बुरी तरह से नाकाम हुए हैं। सबसे पहले तो ये है कि तकरीबन 25 के करीब प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस थे, उनमें एक असद मजीद खान साहब थे। असद मजीद खान साहब ने अपने स्टेटमेंट में बताया कि जी मैं एम्बेसडर रहा जनवरी 2019 से लेकर मार्च 2022 तक, और उनके मुताबिक उन्होंने कहा कि जी मेरी डोनाल्ड लू से असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे अमेरिका के, उनसे मुलाकात हुई लंच पर, और इस मुलाकात को बाद में फिर उन्होंने साइफ़र के ज़रिए इस्लामाबाद कम्युनिकेट किया, और उन्होंने कहा कि साइफ़र ही इस्तेमाल होता है जब कोई अहम या हसास मामला होता है, तो इसको अहम और हसास मामला माना गया तभी साइफ़र लिखा गया ना, वरना तो साइफ़र की ज़रूरत ही ना पड़ती। और फिर उसके बाद उनका आगे से अपनी राय है कि जी फिर पॉलिटिकल लीडरशिप उस वक्त की जो थी, उन्होंने फिर इसको सियासी रंग दिया, ये असद मजीद साहब का कहना है। लेकिन फिर उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई गई थी उसमें इनकी ही तजवीज़ पर डिमाश का कहा गया कि जी डिमाश किया जाएगा टू दी एम्बेसी इन इस्लामाबाद, यूएस एम्बेसी इन इस्लामाबाद और स्टेट डिपार्टमेंट इन वाशिंगटन। अब एक तरफ वो ये मानते हैं कि ये हसास और अहम मालूमात थी, इसलिए साइफ़र के ज़रिए भिजवाई गई। फिर वो कहते हैं कि जी हमारे उससे ताल्लुकात ख़राब हुए अमेरिका के साथ। अमेरिका के साथ ताल्लुकात हमारे कैसे ख़राब हो गए, ये तो बात समझ से ही बाहर है ना, कि अमेरिका अगर किसी चीज़ में इन्वॉल्व है तो हमें अपने क्या ताल्लुकात को बचाना है, या हमारे लिए हमारी गैरत, हमारी खुद मुख्तारी हमारे लिए ज़्यादा मैटर करती है। और ये सिर्फ एक ऑन द साइड लाइन्स एक बहानेबाजी है जिसको कह दिया जाए कि जी हमारे ताल्लुकात ख़राब हो गए। फिर उसके अलावा जो प्रोसिक्यूटर थे नैब की तरफ से रिजवान अब्बासी साहब, उन्होंने एक नुक्ता उठाया, उन्होंने कहा कि जी ये साइफ़र मंजर आम पर लाने के नतीजे में, और जिसमें बिल्कुल भी इजाज़त नहीं थी वज़ीर आज़म साहब को कि पब्लिक के साथ शेयर करें और पब्लिक में इसको लेकर आएँ, उन्होंने कहा जी इसकी वजह से हमारी जो साइफ़र का कम्युनिकेशन सिस्टम है, वो हमारा साइफ़र का कम्युनिकेशन सिस्टम मुतासिर हुआ है। ये रिजवान अब्बासी साहब प्रोसिक्यूटर का ये कहना था। अब मैं यहाँ पर ज़रा आपको ये वाज़े कर दूँ क्विकली कि ये जो बात करते हैं कि जी हमारा वो सारा जो साइफ़र का सिस्टम है वो उससे इफ़ेक्ट हुआ, वो बिल्कुल भी नहीं इफ़ेक्ट हुआ, क्योंकि प्रोसिक्यूशन के जो दूसरे विटनेस थे वो इमरान साजिद साहब थे। इमरान साजिद साहब ने बताया कि जी किस तरीके से इस साइफ़र को भेजा जाता है। उन्होंने कहा पहले प्लेन टेक्स्ट होता है, फिर उसके बाद साइफ़र सेक्शन का जो एम्बेसी का साइफ़र सेक्शन होता है उसमें भेजा जाता है, फिर वहाँ पे साइफ़र असिस्टेंट जो है वो इसको कन्वर्ट करता है इनटू साइफ़र इनक्रिप्टेड टेक्स्ट, और फिर पाकिस्तान भेजा जाता है, यानी कि फ़ॉरेन ऑफिस भेजा जाता है, और फ़ॉरेन ऑफिस में भी जाके ये फिर सारा रिवर्स होता है, यानी कि उसको फिर प्लेन टेक्स्ट में लाया जाता है। प्लेन टेक्स्ट में लाने के बाद फ़ॉरेन सेक्रेटरी जो हैं, यानी कि सेक्रेटरी खारजा, उनके पास जाता है, और उनके पास ये वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, उनके पास अप्रूवल होती है कि वो उसको फिर अप्रूव करते हैं कि किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। यानी कि वो साइफ़र, वो जो कहा जा रहा है ना रिजवान अब्बासी साहब की तरफ से कि जी हमारा वो जो साइफ़र कम्युनिकेशन सिस्टम है मुतासिर हुआ है, वो कैसे मुतासिर हो गया? इमरान खान साहब के पास तो उसकी जो कॉपी
कॉपी गई है वो तो प्लेन टेक्स्ट था ना, वो तो साइफर कोड्स या वो जो लैंग्वेज यूज़ होती है, जो रखी गई है सीक्रेट लैंग्वेज, वो तो यूज़ ही नहीं हो रही होती है कि जिससे जी हमारा बड़ा राज जो है वो उससे फाश हो गया। अच्छा, उसके बाद जी शाह महमूद कुरैशी साहब की जो स्टेटमेंट है, शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपनी जो 34 उनको सवाल भेजे गए थे और सज़ा सुनाने से पहले वो जो सवालनामा था उसमें से एक सवाल नंबर 34 था, उसके जवाब में शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा जी मुझे पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ किया जा रहा है और इसलिए मुझे ये सब मेरे साथ किया जा रहा है बिकॉज मैंने अपनी वफ़ादारी ने तब्दील की और इसके अलावा उन्होंने कहा जो दीगर और सीनियर लीडर्स थे उनको छोड़ दिया गया क्योंकि उन्होंने अपनी वफ़ादारियाँ तब्दील की। उन्होंने कहा मैं बेगुनाह हूँ, ना ही मैंने कोई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत कोई जुर्म किया है और ना इसके अलावा मेरा कोई और कानूनी जुर्म है। ये तो कहना था जी शाह महमूद कुरैशी साहब को। और अभी तक आपने ये देख लिया कि जी असद मजीद खान साहब और रिजवान अब्बासी साहब ने जो बात कही थी ना साइफ़र को लेकर कि जी साइफ़र का कम्युनिकेशन सिस्टम मुतासिर हुआ, वो बात मैंने आपके सामने प्रूव कर दी कि वो किस तरीके से गलत है। उनके अपने ही जो एक विटनेस हैं उन्होंने उनकी इस बात को गलत साबित कर दिया। और इस पूरे फैसले में ना बेशुमार मरतबा ऐसी चीज़ें कही गई हैं जो खुद ही जो लिखने वाले हैं वो खुद ही उसको फिर बाद में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बदनीयती है, वन साइडेड अप्रोच है और बुग़्ज़ है और ये तयशुदा है कि जी इमरान खान साहब को, शाह महमूद कुरैशी को सज़ा देनी है तो इस वजह से ये सब किया जा रहा है, वरना इसमें हकीकत नहीं है। जी फाइंडिंग्स हैं, फाइंडिंग्स ये तकरीबन 20 पॉइंट्स हैं जी, ये जिस पर फाइंडिंग्स ये बेस्ड हैं। उसमें एक तो एटीट्यूड के रवैये की बात की गई है कि रवैया ठीक नहीं था शाह महमूद कुरैशी साहब को, इमरान खान साहब का। अब रवैया ठीक नहीं था, रवैया कैसा होना चाहिए? आपकी मर्ज़ी का रवैया होना चाहिए। आप मतलब लिख कर दे दें, आप कहें कि जी मुस्कुराओ तो मुस्कुराएं, आप कहें जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है उसको तस्लीम कर लो तो तस्लीम कर लें, आप कहें बोलो तो बोल पड़ें, आप कहें चुप कर जाओ तो चुप कर जाएं, आप वहाँ पर प्रोसिक्यूशन का वकील डिफेंस के तौर पे खड़ा करते हैं तो उसको तस्लीम कर जाएं। इस तरह के आप फिर उसको रवैया मानते हैं, फिर आप कहते हैं ये रवैया ठीक है, फिर आप ये कहेंगे कि कोऑपरेटिव बिहेवियर है, फिर आप शाबाशी देंगे। हरगिज़ नहीं देंगे, सिर्फ बहानेबाजी है और क्या है। वो कहते हैं ना आटा गूंदी है तो हिल्दी क्यों है, मतलब कुछ भी कर लेते तो उनके खिलाफ ही फैसला आपने करना था। और जहाँ पे कोई बात गलत हो रही हो तो वहाँ पर उनका हक बनता है कि वो आवाज़ उठाएं और वो बोलें कि जो किया जा रहा है, जो कहा जा रहा है वो गलत है। फिर उसके बाद ये कहते हैं कि डिमांड किया जा रहा था फेयर ट्रायल का और अनफेयर प्रैक्टिसेस। अब अनफेयर प्रैक्टिसेस किसको कही जा रही हैं कि जी वकील नहीं आए, वकील तब्दील हो गए, डिले हो रहा है, हमने कहा कि जी ठीक है आप क्रॉस एग्जामिन कर लें, क्रॉस एग्जामिन नहीं कर रहे, ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं। जनाब ये अदालतों में रोज़ होता है। मैं खुद हाई कोर्ट में एक केस के लिए जाता रहा हूँ एक मामले में, और 2 साल मैं जाता रहा हूँ बाकायदगी से पेशियों पर। हमारा वकील हर मरतबा होता था, दूसरा वकील आता नहीं था। दूसरे वकील के जो सबॉर्डिनेट्स हैं, उनके जो जूनियर्स हैं वो आ जाते थे और आकर वो एडजर्नमेंट मांगते थे, उनको एडजर्नमेंट मिल जाती थी और हमारा वकील हर मरतबा वहाँ पे पहुँचा हुआ होता था। मैं हर मरतबा सुबह सवेरे हाज़िरी लगाने के लिए पहुँचा हुआ होता था और दूसरी पार्टी नहीं होती थी, लेकिन जज साहब तारीख पे तारीख देते रहते थे। तो इस मामले में आपको जल्दबाजी किस बात की थी, और वो मैं उसको भी साबित भी करने वाला हूँ कि जल्दबाजी किस बात की है। अपनी मरतबा में टाइम पूरा लिया है और अब फैसला सुनाने में जल्दबाजी, मतलब हम करें तो गलत और आप करें तो ठीक। उसकी एक मिसाल भी है ना, वो साडा टॉमी, समझ गए होंगे आप। बहरहाल तो एनीवे डिमांड फेयर ट्रायल वो कह रहे हैं, लेकिन करप्ट प्रैक्टिसेस के जरिए। फिर उसके बाद कहते हैं कि जी डिफेंस ने कोई अपना दिफा किया ही नहीं है। वाह। फिर वो कहते हैं फंडामेंटल राइट्स जो हैं आइन के मुताबिक, यानी कि 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, ये उनके लिए हैं जो उन शहरियों के लिए हैं जिनकी बड़ी सही समत हो, सही अप्रोच हो। यानी कि अगर कोई मुजरिम है, कोई सज़ा याफ्ता है, या अगर अभी सिर्फ मुलजिम है, मुजरिम नहीं है, तो आप उससे उसका फंडामेंटल राइट तो नहीं छीन सकते ना। आप उससे उसका फंडामेंटल राइट कैसे छीन सकते हैं? ये क्या बुनियाद हुई कि जी 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो आपका फंडामेंटल राइट है वो सिर्फ उसी को दिया जाएगा, सिटीजन को, जो बड़ा पारसा होगा, वरना नहीं दिया जा सकता। अच्छा, फिर आगे कहते हैं आर्टिकल 10 और 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिर्फ उनके लिए है जो कानून पर अमल करने वाले शहरी हैं। और ट्रिकी माइंडेड लफ्ज़ लिखा हुआ है, ट्रिकी माइंडेड एक्यूज के। नहीं भाई, ट्रिकी माइंडेड एक्यूज क्या होता है? एक्यूज जो होगा उसने अपना दिफा करना है, उसने आपका जो विटनेस है, जो आप उसको गलत साबित करने के लिए विटनेस पेश कर रहे हैं, उसने अपनी जहानत के जरिए, आप जहानत को ट्रिकी माइंडेडनेस कहते हैं। मतलब शर्म की बात है कि अगर कोई ज़हीन है, अगर कोई समझदार है, कुछ समझ बूझ रखता है आइन की, कानून की, तो आप उसे ट्रिकी माइंडेड कहेंगे। फिर उसके बाद कहते हैं कि जी ये हेरा फेरी की गई सीक्रेट और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के साथ में कहते हैं जी अपने ओथ का, यानी कि वज़ीर आज़म का ओथ का भी खिलाफ वर्जी की। वो भी मैं आपको बताऊंगा ओथ की खिलाफ वर्जी जो कह रहे हैं कि वो क्या कहानी है। फिर उसके बाद कहते हैं जी पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात ख़राब हुए, एतमाद जो था उसको ठेस पहुंची। फिर कहते हैं कि जी जो कम्युनिकेशन सिस्टम, वही बात जो मैंने रिजवान अब्बासी साहब की बताई है, ये फाइंडिंग्स, यानी कि जिस फाइंडिंग को, जिन बातों को बुनियाद बनाकर फैसला सुनाया गया है, ये वो पॉइंट्स हैं जनाब, ये वो पॉइंट्स हैं।
जिसमें लिखा गया है कि जी वो कम्युनिकेशन सिस्टम भी इनकी वजह से दांव पे लग गया, साइफर कम्युनिकेशन सिस्टम। वो मैंने आपको पहले बता दिया कि आपका अपना वकील, आपका अपना विटनेस नंबर 2 जो है उसने बता दिया है कि वो सिस्टम क्या है कम्युनिकेशन का, उसके अंदर क्या चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है। प्लेन टेक्स्ट था वो। और ये पॉइंट्स में से जो अहम तरीन पॉइंट्स थे वो मैंने आपके सामने रख दिए। 25 जो थे वो विटनेसेस थे जिनको पेश किया गया था। और फिर उसके बाद वो यही कहते रहे कि जी हमने इस बात पे बड़ा जोर देने की कोशिश की कि जी हमने इनसे कहा अपना वकील पेश करें, तो उनका वकील पेश नहीं हुआ, तो फिर हमने एडवोकेट जनरल को कह के सरकार, ये 2 जगहों पे तो मैंने इसके अंदर देखा है 77 पेजेस के अंदर कम से कम 2 जगहों पे तो खुद लिखा हुआ उन्होंने कि स्टेट एक्सपेंस यानी कि सरकारी खर्च पे हमने आपको वकील दे दिए। आपने भाई बड़ा एहसान किया है कि आपने सरकारी खर्च पे दे दिए और आपने वकील दे दिए और आपने कहा कि जी वो उनसे बुरा रवैया था और फाइलें उठा के फेंक दी गई। तो भाई आप मुझे खुद बताएं कि जो आप पर इल्ज़ाम लगा रहा है उसी को अगर आप खड़ा कर देंगे कि जी वही आपका दिफा कर रहा है, तो उसने आपका दिफा क्या करना है? वो तो आपका दिफा नहीं करेगा, वो तो आप पर इल्ज़ाम लगाने वाला है। वो तो वैसे ही वहां पर उसकी जो नीयत है वही क्या होगी, वो तो आपको गलत साबित करने पर लगा हुआ है। तो आप कहते हैं जी सरकारी खर्च पर हमने आपको वकील दे दिया। और फिर उसके बाद ये बात 2 मरतबा कही और फिर उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि जी उन्होंने जो सरकारी वकील बन गए थे, शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब के वकील, उन्होंने बेहतरीन उन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन किया, यानी कि जो जिरा करनी थी विटनेसेस की उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त और उन्होंने बड़ी तफसीली जो है वो जिरा की। ये कैसे मुमकिन है? कोई मान सकता है? मतलब कोई अहमक भी होगा ना तो वो इस बात को नहीं मान सकता। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जी 17 महीने, वो जो मैं आपको कह रहा था ना कि जल्दी किस बात की है, तो अपनी मर्तबा उन्होंने लिखा कि जी बड़ी तफसीली इंक्वायरी हुई है और 17 महीने लगे इस इंक्वायरी को मुकम्मल करने में और उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई। और वो कह रहे हैं कि जब एफआईआर दर्ज हुई ना तो उसके बाद से फिर टाइम देखा जाएगा कि जी गिरफ्तारियां और केस कब चला और वगैरह वगैरह। और ये उसके अंदर वो रीज़न शायद इसलिए भी देना चाह रहे हैं कि इसमें वो कि जी टाइम लैप्स हो गया या टाइम बार्ड है कि इतना अरसा गुजर गया और आपने पहले इस पर कार्रवाई नहीं की और आपने जाकर बाद में कार्रवाई की, तो फिर उसकी वो रीज़न ये देना चाह रहे हैं कि जी 17 महीने तो इंक्वायरी चली ना, इंक्वायरी के बाद एफआईआर दर्ज हुई और वहाँ से फिर केस शुरू हो गया। तो ये उसके पीछे वो लॉजिक है, यानी कि अपनी मर्तबा आपने 17 महीने ले लिए इंक्वायरी करने में, जो बकौल आपकी इंक्वायरी हो रही थी। और इस मामले में आप इंक्वायरी करते हैं और वैसे जो 200 केसेस इमरान खान साहब पर बने हुए हैं, क्या उस पर इंक्वायरियां पहले हुई हैं? क्या उसमें पहले मामलात की सारी छानबीन की गई है फिर जाकर एफआईआर दर्ज हुई है? 200 एफआईआर दर्ज हुई हैं, केसेस बने हुए हैं और यहां पर आपने कहा जी 17 महीने हमने इंक्वायरी की तो फिर उसके बाद जाकर हमने एफआईआर दर्ज की। मतलब अपनी कही हुई बातों में खुद ही जो है वो क्लीन बोल्ड हो रहे हैं, मतलब इतनी बुरी तरह से एक्सपोज हो रहे हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है। आपके सामने मैंने कम्युनिकेशन सिस्टम वाली बात साबित कर दी। हसास मामला है, अहम मामला है, इसीलिए इसको साइफर की सूरत में भेजा गया। फिर असद मजीद साहब की अपनी कही हुई बात को उन्होंने खुद ही जो है वो गलत साबित कर दिया। एक तरफ तो आपने ये कह दिया, फिर अब ये कैसे कह सकते हैं कि जी इसको सियासी रंग दिया गया? और फिर आपने खुद ही कहा कि डिमाश करो। अगर मामला अहम नहीं था तो डिमाश करने के लिए आपने क्यों कहना था? फिर साइफर कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो भी साबित हो गया। फिर जल्दबाजी जो थी वो भी साबित होगी कि खुद आपने 17 महीने ले लिए हैं और दूसरा अगर टाइम मांग रहा है तो आप कह रहे हैं कि जी बड़ा टाइम ले रहे हैं। और फिर उसके बाद उनका ये भी कहना है कि जी हमने पूरा मौका दिया लेकिन छुपा छुपाई खेलते रहे इमरान खान साहब और उनके वकला, और जानबूझकर मामलात को डिले करते रहे और वकला जो हैं वो तब्दील होते रहे। ये हाइड एंड सीक लफ्ज़ यहाँ पर यूज़ किया गया। उन्होंने कहा कि जी इतना हाई प्रोफाइल केस था और इसमें छुपन छुपाई खेलते रहे। फिर उसके अलावा वो कहते हैं कि जी बड़ा कई मरतबा उन्होंने लिखा, एक दफ़ा उन्होंने लिखा कि जी इट इज़ पेनफुली, बड़ी तकलीफ हुई है मुझे। फिर वो लिखते हैं इट इज़ वेरी पेनफुल, एक दफ़ा ज़्यादा तकलीफ उन्होंने लिख दी कि मुझे ज़्यादा तकलीफ हो गई है। कि उन्होंने कहा जी पढ़े लिखे हैं लेकिन फिर इस तरीके से मामलात को घुमा रहे हैं। ये जो हाइड एंड सीक वाली बात है ना, वहाँ से उन्होंने किया कि जी पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब भी और इमरान खान साहब से, और उनसे तवक्को नहीं है कि वो इस तरीके से करेंगे। अब इस पूरे मामले में फिर उसके बाद आगे बढ़ते हुए ये भी फरमाते हैं कि जी हमने उस साइफ़र को ढूंढने की कोशिश की लेकिन साइफ़र जो है वो मिला नहीं। सवाल सिर्फ ये है कि देखिए साइफ़र जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से जाता है, उस पर एक नंबर लगता है, सेक्रेटरी खारजा बताते हैं कि किस किस के पास जाना चाहिए। अब आपने उसको एक सरकारी तरीक़ेकार के तहत भेजा जिस पर आपने नंबर भी लिखा और नंबर लिखा जाता है, ठीक है। जब आपने वहाँ पर भेज दिया तो फिर उसके बाद आप कहते हैं कि जी आज़म खान साहब ने भी अपनी स्टेटमेंट दी है और ये इस केस के फैसले में लिखा हुआ है कि आज़म खान साहब से पूछा गया तो आज़म खान साहब ने कहा जी मैंने तो खान साहब से कहा था, इमरान खान साहब से, तो उन्होंने उस पर कोई तवज्जो नहीं दी। आज़म खान साहब के पास वो आए और साथ में ये भी लिखा हुआ है कि जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं पीएम ऑफिस की वो उसके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो जिम्मेदार होते हैं। तो फिर इसमें इमरान खान साहब कैसे जिम्मेदार हो गए? फिर आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान साहब से पूछे ना, आज़म खान साहब को तो आपने छोड़ दिया, उनको आपने इसमें
विटनेस बना दिए प्रोसिक्यूशन की तरफ से, और आप उनसे नहीं पूछ रहे, जबकि फॉरेन ऑफिस ने वो कागज़ जो है वो इमरान खान साहब से पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनके आज़म खान साहब के पास भेजा, उनको एड्रेस किया गया, और उनके पास जो ख़त आया वो फिर आगे इमरान खान साहब के पास पहुंच गया। तो फिर जब अगर आपने फॉरेन ऑफिस ने कोई ख़त आगे लिखा है तो क्या फॉरेन ऑफिस दिखा सकता है वो सबूत कि हमारे पास ये सबूत मौजूद है कि हमने फ़लाँ तारीख को ख़त लिखा टू द प्राइम मिनिस्टर, हमने फ़लाँ तारीख को ख़त लिखा टू द प्राइम मिनिस्टर, हमने फ़लाँ तारीख को ख़त लिखा टू द प्राइम मिनिस्टर, और हमें उसका जवाब नहीं आया, क्योंकि जो ख़त जाता है उसकी फिर आगे से रिसीविंग भी ली जाती है ताकि वो साबित किया जा सके कि देखिए हमने भेजा और आगे रिसीव भी हुआ है। तो बाकायदा एक प्रॉपर चैनल होता है। फिर इसी तरह आज़म खान साहब जो थे वो एक सेंसिटिव मैटर था, उसके ऊपर वो ज़ुबानी कलामी क्या बात करते रहे इमरान खान साहब से कि खान साहब ख़त दे दें, खान साहब ख़त दे दें, खान साहब ख़त दे दें। खान साहब ने खुद बताया है कि उनके दफ्तर में कुछ लोग थे जिन पर उनको शक है कि वो वहाँ से गायब किया गया है, और अगर खान साहब के दफ्तर से ये एक साजिश के तहत, एक प्लान के तहत किया गया, खान साहब के दफ्तर से 3 सालों के अंदर, 3.5 सालों के अंदर कभी कोई कागज़ गायब नहीं हुआ, तो इस कागज़ को एक चाल के तहत, एक साजिश के तहत वहाँ से उठाया गया और वहाँ से गायब किया गया। और आज़म खान साहब को आपने इसमें छोड़ दिया, आपने आज़म खान साहब को इस मामले में कुछ नहीं कहा, जबकि उनसे पूछा जाना चाहिए था। फिर यह भी कहा जाता है कि जी चूंकि वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो इसलिए उनसे पूछने की किसी को हिम्मत नहीं हुई फॉरेन ऑफिस में कि जी वो प्राइम मिनिस्टर हैं। देखें, इतना अहम और सेंसिटिव मामला है, यहाँ पर आप बड़े बाअसूल अफसर बन रहे हैं, बड़े आप खुददार अफसर बन रहे हैं, और आप अपना काम बड़ी भरपूर नेक नियति से, मेहनत से, लगन से, और तमाम प्रोसीजर्स को और तमाम प्रोसेसेस को आप फॉलो कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे कहते हैं जी वो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो लिहाजा हम प्राइम मिनिस्टर साहब के आगे जुर्रत नहीं कर सके उनसे पूछने की। जनाब, प्राइम मिनिस्टर साहब जब जा रहे थे तो सबको पता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जा रहे थे, आपको भी पता था कि प्राइम मिनिस्टर साहब जा रहे हैं, आपके सेक्रेटरी खारजा को भी पता था कि प्राइम मिनिस्टर साहब जा रहे हैं। तो आप उस वक्त इस चीज़ के बारे में मालूमात इकट्ठी कर सकते थे और आप ले सकते थे वापस उस साइफर को, जो आप कहते हैं कि जी साइफर नहीं था। फिर वो जो कहा जाता है ना जी फाइंडिंग्स में कि उन्होंने अपने ओथ की वायलेशन की। अब ओथ क्या है प्राइम मिनिस्टर का जिसका उन्होंने हवाला दिया? वो कहते हैं कि एंड दैट आई विल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम्युनिकेट और रिवील टू एनी पर्सन एनी मैटर विच शैल बी ब्रॉट अंडर माई कंसिडरेशन और शैल बिकम नोन टू मी एज प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्ट एज मे बी रिक्वायर्ड फॉर द ड्यू डिस्चार्ज ऑफ माई ड्यूटीज एज प्राइम मिनिस्टर। यानी कि अगर मेरी जो प्राइम मिनिस्टर के तौर पे जिम्मेदारियां हैं उसको निभाते हुए अगर कहीं पे मुझे करना पड़ जाए तो मैं करूंगा, वरना मैं किसी को डायरेक्टली यानी कि बराह रास्त या इनडायरेक्टली मैं किसी को कोई भी चीज़ नहीं बताऊंगा जो मेरे तक मामला आया है बतौर प्राइम मिनिस्टर। तो बतौर प्राइम मिनिस्टर एक अवाम का मुंतखब वज़ीर आज़म, अवाम के वोटों से मुंतखब हुआ वज़ीर आज़म, उसको गिराने की कोशिश की जा रही है, उसकी हुकूमत को गिराने की कोशिश की जा रही है। तो क्या वो अवाम से, अवाम के वोटों से मुंतखब हुआ हुआ वज़ीर आज़म, क्या उसकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो अवाम को बताए? क्या उसकी जिम्मेदारी ये नहीं बनती है कि वो खोल कर सारा राज सामने रख दे? और फिर दूसरी तरफ ये बार बार कहा जाता है, इसमें भी कहा गया है कि जी अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब हुए। फिर ये भी कहा गया है जज साहब की तरफ से फैसले में कि जी अमेरिका, हम इकनॉमिक सिचुएशन को देखते हुए कि इकनॉमिक सिचुएशन में हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं कर सकते। मतलब एक तरफ हमारी मैशत है, एक तरफ हमारी खुददारी, हमारी गैरत है, और हमारा एक मुंतखब वज़ीर आज़म है जिसकी हुकूमत गिराई जा रही है। तो वहाँ पर हम इसलिए खामोश हो जाएं कि जी वो उनसे हमने मामलात बना के रखने हैं क्योंकि हमारी इकनॉमिक सिचुएशन जो है वो बड़ी ऐसी है। फिर उसके बाद आगे जाकर उन्होंने अपने आप को बतौर इकनॉमिक एक्सपर्ट भी बनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा जी हमारी इकॉनमी मुतासिर हुई, हमारी जो सोसाइटी है उस पर उसका असर आया, हमारा जो पॉलिटिकली मामलात हैं वो उससे ख़राब हुए, फिर माशरे में मामलात ख़राब हुए। तो आप कानून के नुक्ता नज़र से बात करें ना आप कह रहे हैं जी अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए और फिर हमसे अमेरिका जो है वो नाराज़ हो गया। अमेरिका तो हमें कई मरतबा इस्तेमाल कर चुका है, क्या हम इस्तेमाल नहीं होते रहे? क्या इससे पहले हमें इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक नहीं दिया जाता रहा है? तो फिर क्या हम अपना सोचेंगे या हम किसी और मुल्क का सोचेंगे? हम अपने मुल्क के मुस्तकबिल को और अपने मुल्क की सालमियत को और अपने मुल्क की सॉवरेनिटी के बारे में हम सोचेंगे या हम किसी और के बारे में सोचेंगे? हम यहाँ पर लगता है जज साहब ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई बाकी सब चीज़ें जो हैं वो जाएं एक तरफ भाड़ में, हमारे लिए अमेरिका से ताल्लुकात का अपना ठीक रखना बहुत ज़रूरी है कि अमेरिका है तो हम हैं, अमेरिका नहीं है तो हम नहीं हैं। अमेरिका से अगर हमने ताल्लुकात बिगाड़ लिए तो हम तबाह और बर्बाद खुदा न खास्ता हो जाएंगे। और फिर वहाँ पर आप एक्सपर्ट भी बन गए हैं ऑफ द इकॉनमी, आप इकॉनमी को लेकर भी एक्सपर्ट बन गए और वहाँ पर आप भाषण दे रहे हैं। आप ना फॉरेन एम्बेसडर हैं, ना आप कोई इकनॉमिक एक्सपर्ट हैं, आप जज हैं। आप बतौर जज एक फ़ैसला दें, और आपने इस फैसले में ये साबित कर दिया है कि आपने ये वन साइडेड फ़ैसला किया है। और मैंने आपको आज इन सफ़ात की रोशनी में बता दिया है कि ये फ़ैसला किस तरह से वन साइडेड था। और आखिर में क्विकली आपको ये भी बता दूं कि सज़ा तो बज़ाहिर यही थी ना कि जी इमरान खान साहब की 10 साल सज़ा है।
लेकिन वो 10 साल जमा एक और 2 साल 10 लाख रुपया जुर्माना, फिर 2 साल 10 लाख रुपए जुर्माना, 14 साल हो गई। फिर उसके बाद आगे जाके एक और 10 साल, और शाह महमूद कुरैशी साहब को भी 10 साल जमा 10 साल 20 साल। ये आखिरी सफ़े पे जज अबू अल हसनात जुल्करनैन साहब ने उसकी तफसील भी लिखी हुई है। वो जो सेक्शंस हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के, उसके वो सेक्शंस भी लिखे हुए हैं। तो ये मैंने आपको डिटेल बता दी है कि क्या है। उम्मीद है कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मामला क्या था। इसके साथ ही मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।